बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी जिले का एक गांव लगता है टीकमगढ़। दरअसल एक फोन नंबर 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 10:30 के आसपास बंद हो चुका था, और 15 अप्रैल 2025 को इसी गांव के अंदर वो फोन ऑन हो जाता है, शुरू हो जाता है। जिसने वो फोन ऑन किया था उसके बाद वो दिखने लगता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन थे जो उसके पास लगातार आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी कॉल थी जो उसके पास आई हुई थी, लेकिन नंबर बंद था, इसलिए उठा नहीं पाया। उसने देखा क्या कि इंटरनेट पर एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है, उसी के बारे में कहानी चल रही थी, उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। अब चाहे अखबार हो, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज चैनल हो, हर जगह उन्हीं की खबरें चल रही थीं। उन दोनों ने साथ साथ थे। दोनों एक आदमी है, एक महिला है। दरअसल आदमी और महिला, उन दोनों का रिश्ता तो कुछ ऐसा था जैसे मां जैसा रिश्ता होता है। वो एक होने वाला दामाद था तो उसकी एक होने वाली सास थी, लेकिन वह अब दोनों ना होने वाला दामाद थे, ना होने वाली सास थी। वह थे प्रेमी और प्रेमिका। उन दोनों को आपस में इश्क हो चुका था, और इश्क के बाद वह अपना घर छोड़कर भाग चुके थे। अब जहां देखो वहीं इनके बारे में चर्चा हो रही थी। इसी बीच में उन्हें पता चलता है कि जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। ये बात कही गई है कि 3,50,000 रुपए की तो नकदी है और लगभग 5 लाख रुपए के आसपास के जेवरात भी लेकर भागे हैं। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि प्यार किया तो डरना क्या। वैसे भी भारत का कानून हमें साथ साथ रहने की इजाजत देता है, तो ये चोरी का इल्जाम क्यों? जब हमने घर से कुछ सामान लिया ही नहीं है तो आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे भागते भागते बहुत वक्त हो चुका है। अब नहीं भागना, अब वापस चलना है, जाकर मुकाबला करना है। सीधा पहुंच जाते हैं अपने गांव के उस थाने में, और थाने में जाकर पूरी कहानी जब बयां करते हैं लोगों के सामने एक बार फिर से, सास और दामाद की कहानी जब सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार इस कहानी का अंत यह होगा। इस कहानी की वजह यह हो सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक थाना लगता है। मंडराग और मंडराग थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है, मनोहरपुर कायस्थ। दरअसल यहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शिवानी होता है, उम्र जिसकी या तो 16 साल के आसपास है या फिर 17 साल के आसपास है। 8वीं तक वो पढ़ी हुई है, और उस लड़की का एक रिश्ता लगता है। अक्टूबर 2024 के महीने के आसपास इन दोनों की शादी की बात चलती है, जो कि अलीगढ़ ही जिला लगता है, थाना दादो लगता है। गांव लगता है नंगलिया नंगला मछरिया। नंगला मछरिया का रहने वाला लड़का है राहुल। इससे शादी की बात चलती है, और शादी की बात चलते चलते जब कहानी आगे बढ़ती है तो बात आती है 2 अप्रैल 2025 को यहां पर रोका होता है। रोका होने के बाद यह तय हो जाता है कि हम 16 अप्रैल 2025 की शाम को गांव में बारात लेकर आएंगे। आप तैयारी रखना। अब यहां पर तैयारी चल रही थी। जब 16 अप्रैल 2025 की बारात की बात चल रही है, शादी के लिए चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो जगह कहां पर टेंट लगेगा, किस किस को कार्ड देना है, कौन मेहमान आएंगे, खाने में क्या बनाना है, और कपड़े में क्या देना है, क्या लेना है, किसके लिए क्या व्यवस्था करनी है, दहेज में क्या देना है, इस तरह की जो सारी तैयारी थी वो तैयारी चल रही थी। लेकिन अभी शादी को लगभग 10 दिन अभी बाकी थे। तारीख थी 6 अप्रैल 2025 को। पति जो होता है इस लड़की का, जो शिवानी है, उसका जो पिता होता है, नाम इसका जितेंद्र उर्फ जीतू होता है, वो तो जाता है कार्ड बांटने के लिए। लेकिन उस लड़की यानी कि शिवानी की जो मां होती है, जिसका नाम होता है अपना देवी उर्फ सपना, जो कि जाती है बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए। पिता तो वापस लौट कर आ जाता है, लेकिन मां वापस लौट कर नहीं आती। 6 अप्रैल 2025 की रात लगभग 8:30 के आसपास जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर आता है तो अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटा, तुम्हारी मां दिखाई नहीं दे रही है, मां कहाँ है? तो शिवानी कहती है कि मां तो बाजार गई थी, लेकिन लौट कर नहीं आती। अब जो पति है वह अपनी पत्नी अपना देवी को लगातार फोन कर रहा है, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो अपना देवी कोई ना कोई बहाना कर रही थी कि मैं अब भी आ रही हूं, बस वहां पहुंच चुकी हूं,
कोई ना कोई इस तरह से बात करते करते 1 घंटे से ज्यादा का समय जब बीत जाता है तो जितेंद्र उर्फ जीतू की चिंता बढ़ने लगती है कि उसकी पत्नी आखिरकार ऐसा क्यों कर रही है। रात के जैसे ही 10 बजते हैं उसका नंबर बंद आ जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अब कम्युनिकेशन के जो रास्ते थे वो बंद हो चुके थे। कहीं ना कहीं जो पति होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, उसको शक था कि यह दामाद से बहुत सारी बातें करती है। एक काम करता हूं, मैं दामाद से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। राहुल कुमार को जब फोन लगाया जाता है तो राहुल कुमार एकदम गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसने कहा कि 18 साल तुमने इन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है, अब तुम इन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर सकते, मैं इनका ख्याल रख सकता हूं। जब इस तरह की बातें उसने अपने होने वाले ससुर को कही तो उसके ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रहा है। अगला दिन आता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये थाने पहुंच जाता है मंडराक में और वहां जाने के बाद शिकायत दर्ज करता है। लेकिन जो महिला घर से निकली है उसकी उम्र तो 38 साल के आसपास है और जो होने वाला दामाद है राहुल, उसकी उम्र लगभग 20 साल से ज्यादा है। दोनों ही 18 साल से ज्यादा हैं, इसलिए दोनों अपने अच्छे और अपने बुरे का फैसला ले सकते हैं। इसलिए पुलिस ने कहा कि इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तब वह बताते हैं कि यह घर से 3,50,000 नगद और लगभग 5 लाख के जेवरात भी लेके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने जीडी में मामला दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने स्तर से उसे तलाश करना शुरू किया। अब तलाश कर रहे थे लगातार। अब चाहे वो जैसे ही पता चलता है कि ये खबर कि सास अपने दामाद के साथ भाग चुकी है, फरार हो चुकी है, शादी को अभी 10 दिन का समय बाकी था, उससे पहले ही वो अपने दामाद को ऐसे कैसे लेके जा सकती है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह यही चीज दिखाई दे रही थी। जैसे कि अब मेरठ की मुस्कान रस्तू की खबर चल रही थी, उससे कहीं ज्यादा यह चीज वायरल होने लगती है, सास और दामाद की। अब चाहे वो अखबार हो, अखबारों में लगातार यह खबर प्रकाशित होने लगती है। न्यूज चैनलों पर भी यही खबर दिखाई जा रही थी कि दाद जो सास है वो अपने दामाद होने वाले दामाद को लेकर भाग चुकी है। तो इसी बात को देखते हुए जैसे बेटी को ये बात पता चलती है तो बेटी तो बीमार हो जाती है कि आखिरकार उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। और पति जो होता है वो मीडिया के सामने जाकर एक ही बात कहता था, पुलिस के सामने एक ही बात कहता था कि एक बार बस उसे बुला दीजिए, अपना देवी को। मैं उसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। बेटी भी बस यही बात कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब मीडिया वालों ने जो राहुल के घर के उसके परिवार के पास पहुंच जाते हैं, वहां से जाकर बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भी अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। और उसके जो राहुल के पिता होते हैं वो कहते हैं कि उनके बेटे पर वशीकरण किया गया है, ताबीज किया गया है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई है। अब ये पुलिस की जांच का विषय बन जाता है। पुलिस ने तलाशना शुरू कर देती है। चाहे 6 को भागे थे, 6 अप्रैल को, 7 अप्रैल को पुलिस के पास तक शिकायत पहुंच जाती है। 8 अप्रैल, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरह से लगातार एक एक दिन बढ़ रहे थे। पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी लोकेशन पाई जाती है, लेकिन लोकेशन आगे जो भविष्य में पता चलता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल 2025 की यह बात है। दोपहर का समय था। यह बिहार प्रदेश के जिला सीतामढ़ी था और गांव लगता है टीकमगढ़, जो कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास ये गांव लगता है। वहां पर आराम से बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक ख्याल आता है कि बाद जो मोबाइल हैं इनको ऑन करके देखते हैं, आखिरकार क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि उनका संपर्क, उनकी बातचीत हर किसी से खत्म हो चुकी थी। संपर्क टूट चुका था। गांव में क्या हो रहा है, गांव के लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि यह बात सिर्फ गांव तक ही सीमित होगी। वो यहां से लगातार एक दूसरा ठिकाना बदल रहे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तभी जैसे ही फोन ऑन होता है, फोन होते ऑन होते ही पता चलता है कि इनका तो लगातार जो बातचीत इनकी ही बारे में चल रही है, हर जगह इनकी खबर चल रही है, हर जगह जहां देखो वहां यही सब छाए हुए हैं। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खराब बात एक लगती है कि 3,50,000 रुपये की चोरी का जो
इल्जाम लगाया था वो और 5 लाख रुपए जेवर का जो इल्जाम लगाया था अभी थाने पहुंच जाते हैं अगले दिन, यानी कि 16 अप्रैल को थाने पहुंच जाते हैं और थाने जाने के बाद बताते हैं, पूरी कहानी बताई जाती है। सास कहती है कि जो उसका पति है वो बेंगलुरु में रहकर फेरी वाला काम करता था, लेकिन जब जब वो गांव घर आता था तब तब वो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता था। किसी से 2 मिनट खड़े होकर बातचीत कर लो तो शक करने लगता था। ये बात बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है। इसी बात को लेकर घर में तनाव भी रहता था। पत्नी परेशान हो जाती है कि आखिरकार करूं तो मैं क्या करूं। पति के ताने लगातार बढ़ने लगते हैं। बोले अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता ढूंढ के लेके आई थी, राहुल से शादी कराना चाहती थी। राहुल का 1-2 बार बीच में फोन भी आता है, लेकिन पति ने कुछ इस तरह का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि दामाद को भी नहीं बख्शा। जो होने वाला दामाद था उसके बारे में भी गंदी संधी बातें करने लगते हैं। तब यह बात उसने अपने दामाद से कही कि देखो, तुम्हारे बारे में मेरे जो पति है जितेंद्र उर्फ जी, तो कुछ इस तरह की भद्दी भद्दी बातें सोचता है। अब इतना सुनने के बाद राहुल ने तसल्ली से बातचीत करना शुरू किया, अपनी सास से, अपने सास के दुख, अपने दर्द, उनकी जो तकलीफें थीं उनको बांटना शुरू किया। सास का लगाव उसके उधर बढ़ जाता है। वो सास, अब दोनों आपस में घंटों घंटों बातचीत करते थे। जिस प्यार की सास भूखी थी, जिस प्यार के लिए वो परेशान थी, अब वो कहीं ना कहीं दामाद उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। और वह तारीफ भी आ जाती है कि जब 1 मार्च 2025 को पता चलता है कि उसका वो बीमार है, तो बीमारी की बात देखने के लिए पहुंच जाती है। वहीं थोड़ा नजदीक आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और यहीं से इतनी हमदर्दी बढ़ जाती है कि इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि आप साथ साथ ही रहेंगे, साथ साथ ही जिएंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इस बीच में इनकी बातचीत होती रही। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, कार्ड बट रहे थे, लेकिन अचानक से दिमाग में ख्याल आता है कि अगर हमने अब फैसला नहीं लिया तो फिर फैसला कब लेंगे। इसलिए 6 अप्रैल 2025 को ये यहां से घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद सीधा अलीगढ़ पहुंचते हैं। अलीगढ़ जाने के बाद बरेली पहुंचते हैं। बरेली से मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं, जो कि बिहार का ही एक जिला लगता है। और ये एक दूसरे के ठिकाने लगातार बदल रहे थे, भाग रहे थे। भागते भागते ये थक जाते हैं और इनके पास कोई पैसे भी नहीं थे। इन्होंने जो चोरी का इल्जाम लगता है उसको लेकर ये दावा कर रहे हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई जेवर नहीं उठाए, ना तो लड़के ने कहीं अपने घर से कुछ चोरी की है, और वैसे ही उसकी सास कहती है, जो होने वाली सास थी, कोई भी सामान नहीं उठाया। हालांकि उन्होंने जाकर सरेंडर किया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस उन्हें बिहार के बॉर्डर से, जो बिहार और नेपाल का बॉर्डर है, वहां से खुद उठाकर लेके आई है। अब यह बात कितनी सच है कि पुलिस उन्हें लेके आई है या इन्होंने खुद अपने आप को सरेंडर किया है, यह तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस जो कहेगी वही सच माना जाएगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट में चल रहा है कि जैसे ही इन्हें अपनी बदनामी चोरी की बात पता चलती है तो चोरी की बात पर इन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि पूरी जिंदगी इस चोरी के कलंक के साथ हम जी नहीं सकते, और भारत का कानून उन्हें अलग होने की बात करता नहीं है। भारत का कानून कहता है कि 18 साल के बाद अच्छे बुरे का फैसला खुद लिया जा सकता है। जब हम अच्छे बुरे का फैसला ले सकते हैं तो फिर अपने घर पर ही रहकर क्यों ना बात करें। तब जाकर थाने जाते हैं। दादो थाने वाले उन्हें मंडराक भेज देते हैं। मंडरा में उनसे पूछताछ शुरू हो जाती है और पूछताछ के बाद ही कुछ आगे निर्णय आएगा। उन दोनों क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, जज के सामने जो भी बात कहेंगे फिर आगे वही बात होगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सोने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि जिस घर में शक की बुनियाद रख दी जाती है, बात बात पर शक किया जाता है, बात पे परेशानी की जाती है, तो कई बार लोग कुछ ऐसे कंधों को तलाश करना शुरू कर देते हैं जिन कंधों पर सर रख कर वो अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी बातों को रख सकें। सास को कोई और कंधा नहीं मिला था। सास को मिला तो अपने होने वाले दामाद का कंधा मिला था। वो अपने दामाद के कंधे पर जाकर अपने दुख, दर्द, तकलीफों के बारे में सब कुछ बताती चली जाती है। और दामाद को भी सास की बातें इतनी पसंद आती हैं कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ साथ जीने मरने की कसमें खा लेते हैं।
आगे वो साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तो खैर अब आगे अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी हुआ है वो वाकई अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है, रोचक है, अजीब है।